हमने अपने अपने लॉन्चरों में लोड किए हुए रॉकेट चेक किए, सेफ्टी कैच पर हाथ रख कर देखा कि वो ओपन है। उसके बाद लॉन्चर अपने अपने बाएं कंधे पर रख लिए। ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही थी। उसके इंजन की रोशनी फैलती जा रही थी। इंजन ने एक बार विसल दी। दूसरे इंजन की सीटी की आवाज पीछे से आई। ट्रेन को 2 इंजन लगे हुए थे। इंजन की छक छक की आवाज में कोई तब्दीली नहीं हुई थी, न वो कम हुई थी न ज्यादा। इसका मतलब यही था कि ट्रेन स्टेशन पर रुकेगी नहीं बल्कि गुजर जाएगी। खुदा जाने कहां से स्टेशन का एक बदकिस्मत मुलाजिम हाथ में सब्ज पत्ती वाली लालटेन लिए प्लेटफॉर्म पर आ गया और लालटेन को आहिस्ता आहिस्ता हिलाने लगा। करीम भाई ने कहा नीलिंग, और हम दोनों घुटनों के बल खड़े हो गए। ट्रेन अब आउटर सिग्नल की हुदूद से निकलकर प्लेटफॉर्म में दाखिल हो गई थी। बिजली के खंभों की रोशनी में हमें ट्रेन साफ नजर आने लगी। हमारी खुशी की कोई इंतहा न रही। ये मालगाड़ी थी। इसका अगला इंजन एक ही रफ्तार से छक छक करता प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ रहा था। पीछे एक डिब्बे में रोशनी थी। करीम ने आहिस्ता से कहा, तुम इस रोशनी वाले डिब्बे को हिट करोगे, ये सिक्योरिटी गार्ड का डिब्बा है। मैंने लॉन्चर सीधा करके इंजन को जद में ले लिया। करीम सरगोशी में बोला, टारगेट हिट होना चाहिए। मैं पिछले चौथे डिब्बे को हिट करूंगा। ओके गो। मालगाड़ी का इंजन अब प्लेटफॉर्म के बिल्कुल दरमियान में आ गया था और वो एक ही रफ्तार से आगे ही आगे बढ़ता जा रहा था। मैंने अपनी ट्रेनिंग के मुताबिक इंजन से कुछ सेंटीमीटर आगे का निशाना लिया और अल्लाह का नाम लेकर ट्रिगर दबा दिया। मेरे लॉन्चर में से शूं करके रॉकेट निकला और इंजन के साथ वाले सिक्योरिटी गार्ड वाले डिब्बे में लगने की बजाय इंजन पर जा लगा और एक खौफनाक धमाके से फट गया। इंजन में आग लग गई और उसकी छक छक हल्की हो गई। मेरा रॉकेट शायद इंजन के पहियों पर जा लगा था। करीम ने चीख कर कहा, क्या कर रहे हो? उसके साथ ही उसके रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट फायर हुआ जो सिक्योरिटी गार्ड वाले डिब्बे में घुसकर जबरदस्त धमाके से फटा और उस डिब्बे को आग लग गई। आदमी के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। इंजन आहिस्ता आहिस्ता रेंग रहा था। गाड़ी भी आहिस्ता आहिस्ता रेंग रही थी। गाड़ी की आखिरी बोगियां हमारे सामने थी। गाड़ी के पीछे से मशीन गन्नों और राइफलों की फायरिंग शुरू हो गई। मालूम हुआ कि पीछे भी सिक्योरिटी गार्ड्स का डिब्बा लगा था। हमारे दूसरे दोनों रॉकेट बारी बारी ट्रेन के दरमियानी डिब्बों में जाकर लगे और लोहे की चादरों को चीर कर अंदर जाकर फटे। अंदर जो असलहा था उसमें कयामत खेज धमाके शुरू हो गए। हम दौड़कर दूसरी तरफ चले गए। करीम भाई ने चिल्लाकर कहा, पिछले दोनों डिब्बों को हिट करेंगे। हमारे लॉन्चरों में आखिरी एक एक रॉकेट लोड था। दूसरे ही लम्हे हमारे ये दोनों रॉकेट एमुनिशन की ट्रेन की पिछली 2 बोगियों में आगे पीछे जाकर हिट हुए। ये वो डिब्बे थे जिनमें नेपाम रॉकेटों के क्रेट भरे हुए थे। मेरे अल्लाह, इन दोनों डिब्बों में जो धमाके हुए उनकी आवाज मैं कयामत तक नहीं भूल सकूंगा। पहाड़ों में जैसे जलजला आ गया। आग, धुएं और शोलों की काली घटाएं सी मडघाट के प्लेटफॉर्म से बुलंद हुई। इन घटाओं में धमाकों का सिलसिला शुरू हो गया। नेपाम रॉकेट फटने लगे। उन्होंने असलहे की सारी गाड़ी में आग लगा दी। ये बारूद की आग थी जिसके शोले धमाकों के साथ बुलंद हो रहे थे। रॉकेट धुएं के बादलों में से निकल निकल कर दाएं बाएं, ऊपर नीचे, दरख्तों, पहाड़ियों, चट्टानों, स्टेशन की दीवारों से टकराकर हैबतनाक धमाकों के साथ फट रहे थे और आग लगाते जा रहे थे। सारी ट्रेन शोलों की जद में थी। हर तरफ आग लगी थी। स्टेशन उड़ गया था। जबरदस्त धमाके हो रहे थे। खुला बारूद फट रहा था। पहाड़ हिल रहे थे। चट्टानें लरज रही थी। नेपाम रॉकेट हवाइयों की तरह फजा में बुलंद होकर फट रहे थे। करीम ने चिल्लाकर कहा, गो। हमने रॉकेट लॉन्चर झाड़ियों में फेंके और पीले की दूसरी तरफ नशीब में दौड़े। हम अंधेरे में दौड़ते चले जा रहे थे। ये रास्ता हमने दिन की रोशनी में देखा हुआ था, इसलिए हमें कोई दिक्कत पेश नहीं आ रही थी। हम ढलान से उतरकर हमवार जमीन पर दरख्तों के दरमियान आ गए, जहां ऊंची घास के दरमियान एक पगडंडी थी जिस पर गुजरकर हम दिन के वक्त दरिया पर गए थे। हम आगे पीछे तेज तेज कदम उठाते पगडंडी से गुजर गए। सामने दरिया गया। स्टेशन पर गोला बारूद के धमाके अभी तक जारी थे। नेपाम रॉकेट आसपास के दरख्तों में फट रहे थे। इन रॉकेटों ने जगह जगह आग लगा दी थी। इन रॉकेटों में आग लगाने वाला मवाद भरा हुआ था। स्टेशन की तरफ आसमान रोशन था। शोले बुलंद हो रहे थे। बिजलियां सी चमक रही थी। धमाकों से जमीन लरज रही थी। आग के शोलों की वजह से आसमान रोशन था। इस रोशनी में दरिया की सतह नजर आ रही थी। दरिया चढ़ाव पर था। उसका बहाव काफी तेज था। करीम भाई ने मुझसे पूछा, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? मैंने उसे बताया कि 400-500 रुपए हैं। वो दरिया की तरफ देखते हुए कहने लगा, अब हमें दरिया के पार जाना है। दरिया का बहाव तेज है। हो सकता है हम दरिया पार करते हुए एक दूसरे से दूर हो जाएं। लेकिन एक बात याद रखना, तुम दरिया के दूसरे किनारे पर जहां भी निकलो वहां मेरा इंतजार न करना। रातों रात भोपाल वाले होटल में पहुंचकर तुम्हारा जो खद्दर का लिबास वगैरह पड़ा है उसे गायब कर देना। अगर तुमसे पहले मैं वहां पहुंच गया तो मैं तुम्हारे कपड़ों को वहां से ले जाऊंगा।
क्योंकि सुबह होने तक मिलिट्री पुलिस भोपाल के स्टेशन के इर्द गिर्द के इलाके को घेरे में लेकर चेकिंग शुरू कर देगी। हो सकता है वो स्टेशन वाले होटल में भी आए, उन्हें तुम्हारे कमरे में चैनी फर्तों वाले तुम्हारे कपड़े मिले तो ये बात तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। बहरहाल अगर रातों रात भोपाल पहुंच सके तो ठीक है, अगर दिन निकल आया तो भोपाल वाले होटल का रुख न करना, वहाँ मिलिट्री इंटेलिजेंस के आदमी यकीनन मौजूद होंगे। मैंने कहा हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं ठहरना चाहिए। करीम भाई ने कहा ओके। मैं दरिया में उतर रहा और करीम भाई ने दरिया में छलांग लगा दी। मैंने भी उसके पीछे पीछे छलांग लगा दी। पानी का बहाव वाकई बड़ा तेज था। देखते देखते दरिया की तेज रफ्तार मौजें करीम को मुझसे काफी दूर ले गईं। हम दरिया के दूसरे किनारे की तरफ तैरने की कोशिश कर रहे थे। कुछ दूर तक मुझे करीम पानी में हाथ चलाता नजर आ रहा था, फिर रात के अंधेरे में गायब हो गया। मैं खुद बड़ी तेजी से तैरकर दूसरे किनारे की तरफ जाने की कोशिश में लगा हुआ था, मगर दरिया का बहाव मुझे आगे ही आगे ले जा रहा था। दरिया चढ़ा हुआ था और उसमें तैरना मुश्किल था। आदमी सिर्फ पानी के बहाव के साथ ही आसानी से तैर सकता है। एक जगह दरिया के ऐन दरमियान में गिरदाब था, जहां पानी एक मरकज के गिर्द तेजी से घूम रहा था। मैंने तैरते तैरते इधर उधर देखा, मगर करीम भाई मुझे कहीं नजर न आया। जहां अंधेरा था और फटते हुए गोला बारूद और नेपाम रॉकेटों के फटने की रोशनी और धमाके दूर तक जा रहे थे। दरिया का पार्ट भी काफी बड़ा था। मुझे इसी बात की खुशी थी कि हमारा कमांडो ऑपरेशन कामयाब रहा था और हमने नेपाम रॉकेटों और गोला बारूद से भरी हुई भारतीय फौजी ट्रेन उड़ा दी थी, जिसका सारा असलहा कश्मीर के महाज पर कश्मीरी मुजाहिदीन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाना था। मैं दरिया की तूफानी मौजों से लड़ता एक खास रफ्तार के साथ बाजू और टांगे चलाता दरिया के दूसरे किनारे की तरफ बढ़ता जा रहा था। अंधेरे में मुझे दूसरे किनारे के दरख्त करीब आते नजर आ रहे थे। आखिर मैं दूसरे किनारे पर पहुंच गया और किनारे की गीली और कच्ची मुंडेर पर चढ़ गया। मैं थक गया था। वहां 2-4 मिनट बैठा रहा। मेरी पतलून और जैकेट पानी से शराबोर हो रहे थे। मैंने दोनों कपड़े उतार कर जितना निचोड़ सकता था निचोड़ कर दोबारा पहने और खुदा का नाम लेकर दरख्तों में चलने लगा। वहां मुझे करीम भाई आसपास कहीं नजर नहीं आया था। उसने बताया था कि दरिया के दूसरे किनारे पर दरख्तों के पीछे एक सड़क आएगी, जहां से रात को चलने वाले किसी ट्रक में मुझे लिफ्ट मिल जाएगी। ये कोई यकीनी बात नहीं थी। बहरहाल एक तरबियत याफ्ता कमांडो टारगेट मारने के बाद दुश्मन के इलाके से निकल आए तो उसके लिए वापस अपने हाइड आउट पर पहुंचना इतना मुश्किल काम नहीं होता। लेकिन मुझे ये इल्म नहीं था कि मैं झांसी भोपाल रोड से काफी दूर हो गया हूँ और मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा खतरनाक और गुंजान जंगलों वाले इलाके में निकल आया था, जहां दरख्त इस किस्म के थे कि उनके तने सतूनों की तरह काफी ऊपर तक चले गए थे और उनके ऊपर घनी शाखें एक दूसरे से मिल गई थीं। दरख्तों के दरमियान घास, जंगली झाड़ियां और पत्थर बिखरे हुए थे। अंधेरा ज्यादा था। मैं काफी देर तक चलता रहा। न दरख्तों का सिलसिला खत्म हुआ, न झांसी भोपाल रोड ही नजर आई। मुझे एहसास हुआ कि दरिया की मौजों ने मुझे काफी आगे पहुंचा दिया है। एक जगह रुककर मैंने समत का तयन करने की कोशिश की और फिर पैदल चलने लगा। एक तो अंधेरा बहुत ज्यादा था, दूसरे झाड़ियां रास्ता रोक रही थीं। मैं गैर इरादी तौर पर मशरिक की जानिब होता गया, जबकि मुझे मगरिब की समत चलना चाहिए था। ऊंचे ऊंचे दरख्तों का सिलसिला खत्म हो गया और अब इतने घने दरख्त आ गए कि उनकी शाखें जमीन को छू रही थीं। मैंने सोचा कोई मुनासिब जगह देखकर मुझे रात गुजार देनी चाहिए। उनकी रोशनी में पता चल सकेगा कि मैं कहाँ गया हूँ और मुझे किस तरफ जाना चाहिए। मुनासिब जगह वहाँ कोई भी नहीं थी। अंधेरे में मेरे इर्द गिर्द दरख्त और झाड़ियाँ और ऊंची नीची घास ही घास थी। हब्स इतना था कि सांस लेना दुश्वार हो रहा था। मुझे सांप और बिच्छुओं का भी डर था और ये भी डर था कि किसी आदमखोर किस्म के शेर से आमना सामना हो जाए। मेरे पास चाकू तक नहीं था। आखिर मैं एक दरख्त पर चढ़कर उसके 2 शाखे पर टेक लगाकर बैठ गया, जहाँ मुझे चींटियों और मच्छरों ने तंग करना शुरू कर दिया। चींटियां इतनी थीं कि मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। मैं जल्दी से दरख्त से नीचे उतर आया, कपड़ों को अच्छी तरह से झाड़ा और गुंजान दरख्तों से बाहर निकलने के लिए एक तरफ आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। थोड़ी दूर चला हूँगा कि एक खुली जगह आ गई। आदमी घुप अंधेरे में भी कुछ देर रहे तो उसे चीजों के खाके नजर आने लगते हैं। मैं वैसे भी जंगल के अंधेरों का आदी था। अपनी कमांडो ट्रेनिंग के दौरान मुझे होशंगाबाद के घने जंगलों में न जाने कितनी रातें इसी तरह गुजारनी पड़ी। यहाँ जमीन पर गिरे पड़े गीले पत्तों और दरख्तों की शाखों का फर्श सा बिछा हुआ था। एक तरफ अंधेरे में एक चट्टान नजर आ रही थी, जिसका एक छज्जा सा निकला हुआ था। रात गुजारने के लिए ये बड़ी मौजू जगह थी। चट्टान पर जंगली बेल चढ़ी हुई थी, जिसकी शाखें रस्सों की तरह लटक रही थी। मैं उनको पकड़कर चट्टान के छज्जे पर चढ़ गया। यहाँ मच्छर जरूर थे, मगर चींटियां नहीं थी। मैंने चट्टान से टेक लगा ली और आंखें बंद कर ली। मैं सो जाना चाहता था, मगर हब्स और गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही थी। मैंने जैकेट उतार दी। अब मैं सिर्फ बनियान में था। इससे मुझे थोड़ा सा सुकून मिला और आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर गुनूदगी तारी होने लगी। उसके बाद मुझे कोई होश न रहा। चिड़ियों और दूसरे परिंदों की पुरशोर झनकार ने मुझे जगा दिया। आंखें खोली तो सारे जंगल में दिन की रोशनी फैली हुई थी।
धूप बाज दरख्तों से छन छन कर नीचे आ रही थी। दिन की रोशनी ने मुझे एक नई तवानाई अता की। मैं चट्टान के छज्जे से उतरकर नीचे आया और शुमाल की रुख चलने लगा। चलते चलते पसीने में शराबोर हो गया। अचानक एक छोटी सी नदी सामने आ गई। यहाँ किनारे पर धूप पड़ रही थी। मैं यहाँ एक तरफ होकर बैठ गया। जैकेट की जेब में से इंडियन करेंसी के 100 के 5 नोट निकालकर धूप में सुखाने के लिए रख दिए। पतलून और जैकेट इतने गीले नहीं रहे थे, फिर भी मैंने उन्हें उतार कर धूप में डाल दिया और नदी में उतर कर नहाने लगा। नदी का पानी ठंडा था। मैंने थोड़ा सा पानी पी भी लिया। पानी साफ था। नदी में नहाने से तबीयत कदरे बशाश हो गई। थोड़ी देर वहां आराम किया और कपड़े पहनकर नदी के साथ साथ चलने लगा। नदी आगे जाकर एक तरफ घूम गई। मैं भी उसके साथ ही घूम गया। जहां मैंने काले सांपों का एक जोड़ा देखा जो किनारे से जरा नीचे रेत में कुंडली मार कर बैठा था। दोनों सांपों ने मुझे देखकर गर्दनें ऊंची की और अपने फन खोल दिए। मुझे और कुछ न सूझा। मैंने नदी में छलांग लगा दी और दूसरे किनारे पर काफी दूर तक दौड़ता चला गया। जब मुझे महसूस हुआ कि मैं सांपों के जोड़े से काफी आगे निकल आया था तो कदम कदम चलना शुरू कर दिया। अब मुझे किसी हालत में भी भोपाल वापस नहीं जाना था, क्योंकि इस वक्त तक मिलिट्री पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस के आदमी रतलाम से लेकर भोपाल तक के सारे इलाके में फैल चुके होंगे और सड़कों वगैरह की नाकाबंदी करके चेकिंग शुरू हो गई होगी और होटलों में भी छापे मारे जा रहे होंगे और कश्मीरी कमांडोज को तलाश किया जा रहा होगा। यकीनन मिलिट्री इंटेलिजेंस इस नतीजे पर पहुंची होगी कि असलहे की ट्रेन को कश्मीरी कमांडोज नहीं उड़ाया है। मैंने दिल ही में ये फैसला किया कि झांसी की तरफ निकल जाऊं। वहां किसी होटल में एक दिन और एक रात ठहरूंगा और उसके बाद अहमदाबाद की तरफ निकल जाने की कोशिश करूंगा। मेरे माथे पर जैनी हिंदुओं वाला तिलक भी नहीं लगा हुआ था। कमांडो ऑपरेशन पर निकलते वक्त मैंने ये तिलक मिटा दिया था और कलाई पर जो मंगलसूत्र बंधा हुआ था वो भी उतार कर जैकेट की जेब में रख लिया था, जो अब भी मेरी जेब में ही पड़ा था। अब मैं मौका महल के मुताबिक अपने आप को मुसलमान भी जाहिर कर सकता था। नदी के साथ चलते चलते मैं एक ऐसी जगह पर आ गया जहां नदी से हटकर दरख्तों के नीचे लकड़ियों की कटाई और चराई का काम हो रहा था। आरा मशीन चल रही थी। कुछ मजदूर काम पर लगे हुए थे। उन लोगों से मालूम हो सकता था कि मैं किस इलाके में निकल आया हूँ। मैं नदी के किनारे से उतरकर उन मजदूरों के पास आ गया। मुझे कुछ फासले पर एक शख्स दरख्त के नीचे चारपाई पर बैठा नजर आया। वो घुटनों पर रजिस्टर खोले उसमें कुछ लिख रहा था। कपड़े उसने साफ सुथरे पहन रखे थे। वो मुंशी लगता था। उसके कंधों पर सब्ज रुमाल पड़ा था, जिससे मैंने अंदाजा लगा लिया कि ये मुसलमान है। मैं उसके करीब गया तो उस उधेड़ उम्र आदमी ने मेरी तरफ देखा। अब मुझे उसके माथे पर पड़ा हुआ मेहराब भी नजर आया। मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा तो उसने बड़ी खुश अखलाकी से वालेकुम अस्सलाम कहा और मुझसे पूछा कि क्या काम है। मैंने एक फर्जी कहानी घड़कर उससे सुना दी कि अपने दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने आया था। एक जगह हाथियों के गोल को देखकर हम भागे और एक दूसरे से बिछड़ गए। उस आदमी ने कुदरती तौर पर यही पूछा कि हम कहाँ से शिकार खेलने जंगल में आए थे। मैंने कहा दरअसल हम झांसी से चले थे। 2 दिन रास्ते में एक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में कयाम किया, फिर इस जंगल में आ गए। हमारी दूसरी टीम दूसरे जंगल में है तो दिल्ली से अपने दोस्त के पास झांसी आया था। मुझे इस इलाके की वाकफियत भी नहीं है। ये बताएं कि झांसी जहां से कितनी दूर है। वो शख्स कुछ हैरानी के तासुरात के साथ मुझे तक रहा था। कहने लगा मियाँ झांसी तो यहाँ से बहुत दूर है और दूसरी रेलवे लाइन पर है। तुम तो बासौदा शहर के आसपास फिर रहे हो। मैंने सोचा कि चलो कोई शहर तो करीब है। मैंने कहा आप मुझे बासौदा शहर का रास्ता बता दें, वहां से मैं किसी न किसी तरह झांसी पहुंच जाऊंगा। उस आदमी ने रजिस्टर बंद कर दिया, मुझे चाशपाई पर अपने पास बिठाया और एक मजदूर को आवाज देकर कहा मियाँ इनके लिए शरबत तो लाओ। शरबत नींबू पानी था। वो आदमी कहने लगा तुम जहाँ आराम करके बैठो, अभी थोड़ी देर में हमारा ट्रक कटी हुई लकड़ियां लेने आएगा। मैं तुम्हें उसमें बिठा दूंगा। वो बासौदा शहर ही जाएगा। घंटे 1.5 घंटे में जंगल में इस मेहमान नवाज मुसलमान मुंशी के पास बैठा रहा, लकड़ियों की चराई होते देखता रहा। उसके बाद एक खस्ता हाल सा ट्रक आया, उस पर चढ़ी हुई लकड़ियां लादी गईं। मुंशी ने मुझे ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बिठा दिया। उस ट्रक ने मुझे 1.5 घंटे बाद मध्य प्रदेश के जंगलों से निकाल कर बासौदा शहर पहुंचा दिया। उस जमाने में बासौदा इतना बड़ा शहर नहीं था। एक बाजार में मुस्लिम होटल का बोर्ड लगा था। ये एक दुकान थी। मैं दुकान के अंदर आकर मेज के गिर्द कुर्सी पर बैठ गया। मेरी साथ वाली मेज पर 3 आदमी बैठे बातें कर रहे थे। एक आदमी कह रहा था मियाँ कहने वाले कहते हैं कि धमाका इतना बड़ा था कि मटखाट का पूरा स्टेशन, पूरी पहाड़ी उड़ गई है। भोपाल से इधर कोई गाड़ी नहीं आ रही। दूसरा आदमी कहने लगा सुना है फौजी ट्रेन थी। हाँ मियाँ उसमें गोला बारूद लदा हुआ था। ये कश्मीरी मुजाहिदीन का ही कारनामा लगता है। तुम देख लेना कश्मीर से एक दिन हिंदू सिख फौजियों को भागना पड़ेगा। तीसरे आदमी ने मेरी तरफ देखकर अपने साथी को कोई इशारा किया। वो खामोश होकर मेरी तरफ देखने लगा। मैंने पूछा क्या कोई गाड़ी पटरी से उतर गई है। वो बेनियाजी से बोला खुदा जाने भाई, हमें तो कुछ मालूम नहीं। और वो तीनों उठकर चले गए। इसका मतलब था कि फौजी ट्रेन की तबाही की खबर सब जगह फैल चुकी है।
ये तीनों आदमी बासौदा के मुसलमान थे, मगर इतने डरे हुए थे कि एक अजनबी को देखकर ट्रेन की तबाही की बातें करते करते न सिर्फ रुक गए बल्कि उठकर चले गए। मैंने उस छोटी सी दुकान में खूब सैर होकर आलू गोश्त और बिरयानी खाई।